ग्रीटिंग्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द लीजेंड स्टडी लेट्स अंडरस्टैंड इट पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इंडिया के पार्टीशन के बारे में। दोस्तों कहाँ से हुई शुरुआत और कहाँ पर आकर 2 जून 1947 की रात को क्या हुआ, उस रात को किस तरह एक रूपरेखा तैयार हुई कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे, कौन कौन उस मीटिंग में मौजूद था जब ये साइन हुआ, जब ये बात तैयार हुई कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया जाएगा, 15 अगस्त 1947 ही क्यों डिसाइड किया गया, ऐसी कुछ रोचक बातों के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के आपको बता दें कि 1909 की मैंने बात करी कि कहानी की शुरुआत हुई 1909 से। 1909 में ऐसा क्या हुआ जहां से हम ये कह सकते हैं कि एक सांप्रदायिकता जो देश में पैदा हुई। क्या हुआ आखिर 1909 में? दोस्तों 1909 में आया मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आखिर क्या था मॉर्ले मिंटो? दोस्तों मॉर्ले और मिंटो थे भारत के वाइसरॉय और भारत के सचिव, ठीक है दोस्तों क्या था मॉर्ले मिंटो का जो रिफॉर्म एक्ट था? दोस्तों मॉर्ले मिंटो के रिफॉर्म एक्ट में बात हुई सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि भाई हिंदू के लिए वोट करेंगे, मुसलमान के लिए वोट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। दोस्तों अब क्या होने वाला था? अब होने वाला ये था कि हिंदुओं के हित अलग मान लिए गए थे, मुस्लिम्स के हित अलग मान लिए गए थे। दोस्तों आगे की कहानी आपको बताते हैं, उसके लिए जुड़े रहिए। दोस्तों आखिर उसके बाद क्या होता है? दोस्तों अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट थे हिंदू और मुस्लिम के इंटरेस्ट पूरी तरह अलग हो जाते हैं। दोस्तों अगर 1909 से 1930 तक की हम बात करें तो इसके बीच 1909 से 1930 दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह इस टाइमलाइन को याद रखिए, ध्यान दीजिए। 1909 से 1930 के बीच अगर खिलाफत मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी दंगे फसाद हुए उनसे यही पता चलता था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एक फूट पैदा हुए। दोस्तों इस फूट को पैदा किया किसने? कहाँ से हुई शुरुआत इस सांप्रदायिकता की? कहाँ से आया लोगों के दिमाग में कि भारत और पाकिस्तान अलग होना चाहिए? दोस्तों ये फूट पैदा करी उस सत्ता ने जो कई सालों से हमारे देश पर राज कर रही थी। ये फूट पैदा करी उस ब्रिटिश सत्ता ने। दोस्तों वो ब्रिटिश सत्ता जो 1857 की गदर देख चुकी थी, जो ये जानती थी कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो वो भारत पर रूल नहीं कर सकते। दोस्तों यही कारण था कि उन्होंने उस पॉलिसी को फिर से अपनाया, डिवाइड एंड रूल एंड डिवाइड। दोस्तों यही उनका काम था, डिवाइड करते थे, रूल करते थे। दोस्तों 1930 तक आते आते जिन्ना पूरी तरह डिसाइड कर चुके थे कि भारत और पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान। दोस्तों अभी तक 1930 तक पाकिस्तान जैसा कोई शब्द आया नहीं था। अभी तक सिर्फ ये कहा जाता था कि हिंदू और मुसलमान किसी भी तरीके से एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों जिन्ना ने डिसाइड कर लिया था कि हिंदू और मुसलमान अब एक देश में रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों 1930 में एक और ऐसी घटना हुई जिससे हमें पता चलता है कि फूट और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दोस्तों 1930 में कांग्रेस के इलाहाबाद समिट की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम लीग की इलाहाबाद समिट की हम बात करें। 1930 का इलाहाबाद समिट दोस्तों मुस्लिम लीग का, जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों पोएट इकबाल, बहुत ही महान कवि थे इकबाल साहब, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा। दोस्तों अब देखिए 1930 तक आते आते ऐसा एक कवि जिसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी ये मान चुका था कि भारत यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों पोएट इकबाल ने अध्यक्षता करते हुए इलाहाबाद समिट, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद समिट की अध्यक्षता करते हुए ये कहा कि उन्हें एक मुस्लिम कंट्री चाहिए। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, जो पंजाब से उधर वाला एरिया, पंजाब की पश्चिम वाला जो एरिया है, उसमें एक अलग देश बन सकता है मुस्लिम के लिए। दोस्तों 1933 में एक और चेहरा सामने आता है जिसका नाम है चौधरी रहमत अली। दोस्तों चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके थे दोस्तों, जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था उस एरिया के लिए, पंजाब वाला, अफगान एरिया वाला, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों इस सब एरिया को मिला के उन्होंने पाकिस्तान नाम का प्रयोग किया था। तो अब ये बन चुका था कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसमें एक मुस्लिम कंट्री स्थापित हो सकती है। दोस्तों 1937 के इलेक्शंस देखते ही देखते 1937 के इलेक्शंस आ जाते हैं। 1937 के इलेक्शंस में क्या होता है दोस्तों? 1937 के इलेक्शंस में होता ये है
कि मुस्लिम लीग बुरी तरह हार जाती है, बहुत बुरी तरह हारती है दोस्तों, पूरी तरह पछाड़ी जाती है मुस्लिम लीग और जीत जाती है फिर से कांग्रेस दोस्तों। जिन्ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिन्ना को बहुत बुरा लगता है, जिन्ना कहता है यार क्या चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम साहब के हितों के लिए, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे लिए अलग देश बनाने के लिए। दोस्तों क्या हुआ कि मुस्लिम्स भी कांग्रेस की तरफ थे, कुछ मुस्लिम थे जो कांग्रेस की तरफ थे, जो नहीं चाहते थे कि दो अलग देश बने, भारत अलग होकर भारत और पाकिस्तान बन जाए। आगे की कहानी दोस्तों सुनते रहिए, बड़ी गजब कहानी है दोस्तों। यहाँ पर अब जिन्ना जी ने क्या किया, जिन्ना कहते हैं कि जिन्ना गांधी जी पर आरोप लगाते हैं कि गांधी एक अलग हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं दोस्तों। जिन्ना ने कहा कि ना तो वो ब्रिटिशर्स को और ना ही वो हिंदुओं को मुस्लिम्स के ऊपर रूल करने देंगे। दोस्तों इस तरह की मानसिकता इस समय तक आते आते बन गई थी कि किसी भी हालत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों बात हुई मॉर्ले मिंटो एक्ट की, दोस्तों बात हुई जिन्ना की, कुछ ऐसे चेहरे सामने आए, चौधरी रहमत अली का मैंने आपको बताया, कवि इकबाल के बारे में आपको बताया, 1937 के इलेक्शंस में किस तरह कांग्रेस हारी दोस्तों, वो किस तरह कांग्रेस जीती, मुस्लिम लीग को हार का सामना करना पड़ा, जिन्ना को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई दोस्तों। इसके बाद सामने आता है एक और चेहरा दोस्तों, एक और चेहरा, जी हाँ दोस्तों, सामने आते हैं वीर सावरकर जी। दोस्तों वीर सावरकर जी को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ का कहना है कि वो दो नेशन चाहते थे, वो चाहते थे कि दो अलग राष्ट्र बने, और कुछ का कहना है कि हाँ वो दो राष्ट्र चाहते थे लेकिन उनकी एक अलग थ्योरी थी दोस्तों। जो अलग थ्योरी बताते हैं उनका ये कहना था कि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक हो, संविधान एक हो लेकिन राष्ट्र दो हो, या ये कहें कि राष्ट्र एक हो लेकिन दो रूलर्स हो, रूलर्स दो। दोस्तों 1939 में सामने आते हैं फजल हसन कादरी और मुस्लिम लीग। फजल हसन कादरी और मुस्लिम लीग सामने आते हैं एक समिट में दोस्तों। मुस्लिम लीग की ये समिट थी, इसमें इनवाइट किया गया था फजल हसन जी को, कादरी जी को। तो दोस्तों मुस्लिम लीग से दो लोग सामने आए जिन्होंने अपना इस बात के ऊपर मतलब अपने विचार रखे, भारत पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर अपने विचार रखे दोस्तों। और ये कॉन्फ्रेंस दोस्तों अलीगढ़ कॉन्फ्रेंस को, इसको पर्टिकुलरली अगर बात करें तो 1939 की अलीगढ़ कॉन्फ्रेंस की ये बात है, जब मुस्लिम लीग, फजल हसन और कादरी जी सामने आए, उन्होंने अपने विचार रखे इस बात के ऊपर दोस्तों। 1940 तक हम आ गए हैं दोस्तों। 1940 में 22-23 की मार्च को दोस्तों 1940 लाहौर सेशन दोस्तों, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन, जिन्ना जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिन्ना जी जिसके हेड थे दोस्तों। यहाँ पर पहली कंसेंट आई दोस्तों, यहाँ पर मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से पूरी लीग अब ये कहने लगी थी कि मुस्लिम्स को एक अलग देश चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान जैसे किसी शब्द की बात नहीं हुई थी, सिर्फ ये बात हुई थी कि मुस्लिम्स को एक अलग कंट्री चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, एक अलग जगह चाहिए जहाँ पर मुस्लिम्स रह सके दोस्तों। 1942 में भारत आए स्टैफोर्ड क्रिप्स दोस्तों। अब स्टैफोर्ड क्रिप्स दोस्तों भारत, ये समय चल रहा था दोस्तों वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था दोस्तों। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं, भारत की मदद मांगने आते हैं कि भाई हमें वर्ल्ड वॉर में आपकी ज़रूरत चाहिए। तो वो आते ही सबसे पहले मिलते हैं दोस्तों जिन्ना से। अब जिन्ना से मिलते हैं दोस्तों, तो जिन्ना उनसे मांग करते हैं, वो मांग करते हैं कि हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें एक अलग संविधान चाहिए दोस्तों। क्रिप्स जो हैं दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं, वो इनडायरेक्टली जिन्ना को एक तरह से सपोर्ट करते थे, वो जिन्ना को सपोर्ट करते थे, बहुत पहले से ऐसा कहा जाता है दोस्तों। 1944 में कांग्रेस लीडर फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी से कांग्रेस लीडर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सेड दैट We should focus on independence and the partition will be seen later। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कहना था कि अभी हमें इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें आज़ादी किस तरह मिल सकती है, विभाजन के बारे में हम बाद में सोच लेंगे। ये चेहरा था दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी से कांग्रेस की ओर से दोस्तों। अब टाइम आता है दोस्तों लॉर्ड वाइवल जब इंडिया आते हैं, वाइसरॉय लॉर्ड वाइवल इंडिया आते हैं। लॉर्ड वाइवल उस टाइम पे वाइसरॉय थे दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, वो एक मीटिंग बुलाते हैं दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस वो रखते हैं जिसमें वो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बुलाते हैं इंडिया की ओर से कि भाई मुस्लिम लीग से भी आ जाओ, कांग्रेस लीग से भी आ जाओ, दोनों लीग से मतलब मुस्लिम्स के भी जो उसमें होंगे लोग सामने होंगे, कांग्रेस के भी लोग सामने होंगे। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के लोग थे, तो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि जो सभी मुस्लिम हैं
सभी मुस्लिम्स का ये कहना है कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, हम एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। दोस्तों मुस्लिम लीग का कहना था कि सभी जो मुस्लिम है वो हमारी तरफ है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ऐसा है कि जो कांग्रेस के जो हेड थे वो खुद ही एक मुसलमान थे। तो अब ये कैसे माना जा सकता था कि सभी के सभी जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम लीग की तरफ है। तो दोस्तों फिर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस कॉन्फ्रेंस को एक तरह से मतलब भुला दिया गया, कॉन्फ्रेंस को एक तरह से रद्द ही कर दिया गया। दोस्तों फिर आते हैं 1945 में। दोस्तों क्या होता है 1945 में एटली यानी कि लेबर पार्टी, जो एक ब्रिटेन की एक पार्टी थी लेबर पार्टी, जिसे कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के प्रति बहुत ही ज़्यादा काइंड थी, हिंदुस्तान के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो लेबर पार्टी का रूल आ जाता है ब्रिटेन में और लेबर पार्टी ये अनाउंस करती है कि वो इंडिया को अब इंडिपेंडेंट करने वाली है। लेबर पार्टी यानी कि एटली जो उस टाइम पे पीएम बन चुके थे, लेबर पार्टी की ओर से एटली पीएम बन चुके थे, अनाउंस कर देते हैं कि भाई हम भारत को एक अलग राष्ट्र का दर्जा देने वाले हैं, हम भारत को इंडिपेंडेंट करने वाले हैं। कहते हैं कि 1948 जून 1948 तक हम भारत को पूरी तरह आज़ाद कर देंगे। दोस्तों ये शब्द थे एटली के। दोस्तों 1945 में नेवल रिवोल्ट हो जाता है, नेवी रिवोल्ट कर देती है, नेवी विद्रोह कर देती है। नेहरू और गांधी जी को बुलाया जाता है, भाई क्या हो रहा है, समझाइए, नेवी को समझाइए, इन्हें किसी तरह मनाइए। दोस्तों ब्रिटेन के हाथ से पूरी तरह नेवी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। नेहरू जी जाते हैं, गांधी जी जाते हैं, उनको बनाते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि अमेरिका भी ये चाहता था कि भारत एक अलग राष्ट्र बने। दोस्तों अमेरिका का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर। अमेरिका भी चाहता था कि भारत को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, भारत को इंडिपेंडेंस दे दी जाए। दोस्तों इसी बीच भारत आता है वो शख्स जिसने भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों का निर्माण किया था। दोस्तों इस शख्स का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, जिन्हें भारत का वाइसरॉय बनाया जाता है 22 मार्च 1947 को। दोस्तों 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन जी भारत आते हैं, उन्हें भारत का वाइसरॉय बनाया जाता है। जो एक प्लान अपने साथ लेके आते हैं वो लाते हैं डिकी बर्ड प्लान। दोस्तों ये डिकी बर्ड प्लान आखिर था क्या था इस डिकी बर्ड प्लान में? दोस्तों डिकी बर्ड प्लान के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत को हम अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो जिस तरह डिवाइड होना चाहता है उस तरह डिवाइड हो जाए। नेहरू जी मना कर देते हैं, भाई क्या कर रहे हैं आप, ऐसा कैसा प्लान लेके आए? हम बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे, हम चाहते हैं कि पूरा एक ही राज्य बने, एक ही राष्ट्र बने, हम पूरे राष्ट्र को एक साथ लाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि डिवाइड कर दीजिए। नेहरू जी मना कर देते हैं और प्लान को डिसमिस कर दिया जाता है, प्लान बंद। दोस्तों अब आगे है कहानी 2 जून 1947 की रात की। दोस्तों 1909 से हम आए 1947 माउंटबेटन का इंडिया आना, यहाँ तक हम आ चुके हैं। दोस्तों अब आ गए हैं हम 2 जून 1947 के दिन। ठीक है, 2 जून 1947 सोमवार का दिन था, दिन नहीं था, मीटिंग बुलाई गई रात को। लॉर्ड माउंटबेटन ने सबको बुलाया, कॉन्फ्रेंस रखी गई, बोला भाई कांग्रेस वाले तुम भी आ जाओ, लीग वाले तुम भी आ जाओ, और भी प्रोविंसेस किसी को आना भाई तुम भी आ जाओ, सिखों के हेड है तुम भी आ जाओ, जिसको आना है वो आ जाओ, कॉन्फ्रेंस में बैठो और निर्णय लो कि भाई किस तरह ये विभाजन होने वाला है। दोस्तों प्लान माउंटबेटन जी ने पहले ही तैयार कर दिया था, प्लान तैयार था, प्लान रखा गया, कांग्रेस के 3 मेंबर्स जो आए थे उनके आगे रखा गया, मुस्लिम लीग के जो 3 मेंबर थे उनके आगे रखा गया, सिखों के हेड गए थे बलदेव सिंह जी, उनके आगे जो प्रस्ताव था, जो प्लान था रखा गया। बोला जी देख लो और आपका जो मन है कर लो। कॉन्फ्रेंस दोस्तों होने वाली थी देर रात तक, लगभग 12 बजे के आसपास तक कॉन्फ्रेंस चली। लास्ट में सबसे पूछा, माउंटबेटन जी ने पूछा भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। तो कांग्रेस की मजबूरी थी एक तरह से, पता था जिन्ना जी मानने वाले हैं नहीं, विभाजन तो करके मानेंगे, तो मजबूरी थी, मानना पड़ा, विभाजन स्वीकार करना पड़ा, प्लान स्वीकार करना पड़ा। प्लान मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, भी बताता हूँ आपको। उसके बाद बलदेव सिंह जी भी मान गए। उसके बाद जिन्ना जी अकेले में माउंटबेटन जी के साथ बैठे हुए हैं। जिन्ना जी से पूछता माउंटबेटन जी आपको मतलब प्लान स्वीकार है या नहीं है, तो जिन्ना जी मना कर देते। जिन्ना जी बोल देते भाई
मुझे ये प्लान पसंद नहीं आया। पसंद क्यों नहीं आया दोस्तों? जिन्ना जी को अच्छा नहीं लगा। जिन्ना जी कहते बहुत कटा फटा छोटा मोटा पाकिस्तान दे रहे हैं मेरे को, तो जिन्ना जी को पसंद नहीं आया। तो माउंटबेटन जी कहते हैं देखो भाई जिन्ना, अगर तुम्हें मानना है तो मान जाओ, वरना मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ नहीं। ये साफ साफ माउंटबेटन जी के शब्द है जो उन्होंने कहा था कि ये प्लान है, प्लान तो मैं रद्द करने वाला हूँ नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी एक आदमी की वजह से पूरा प्लान जो है हमारा खराब हो जाए। तो वो कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी अनाउंस करूँगा, तुम्हारी तरफ देखूंगा और तुम्हें हाँ बोलना है। तुम्हें गर्दन हिला के बोल देना हाँ मुझे स्वीकार है। दोस्तों 3 जून की बात है, अगला दिन आ जाता है। अगले दिन की बात है, सुबह स्पीच होती है। जिन्ना जी पहले माउंटबेटन जी आते, माउंटबेटन जी आके अनाउंस कर देते भाई हम ये प्लान है, माउंटबेटन का ये प्लान है, हमारा ये प्लान होगा। और मतलब सभी को ये प्लान मंजूर है, कांग्रेस को भी मंजूर है और बलदेव सिंह जी को भी मंजूर है। और लीग के जो हेड थे वो जिन्ना जी की तरफ देख के बोलते हैं जिन्ना जी आपको भी मंजूर है? जिन्ना जी से मैंने पूछा तो जिन्ना जी बोलते हैं हाँ ठीक है। जिन्ना जी मतलब गर्दन हिला देते हैं। तो अब प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, प्लान को आगे बढ़ाया जाता है। 3 जून की बात आती है, शाम को पहले माउंटबेटन जी रेडियो पे बोलते हैं, उसके बाद जिन्ना जी फिर नेहरू जी हिंदी में बोलते हैं, फिर उसके बाद ये हमारे जिन्ना जी इनको भी बोलने का मौका मिलता है। तो सभी बोलते हैं, प्लान को दोस्तों मंजूरी मिल जाती है। दोस्तों अब एक बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 3 जून 1947 की बात थी। उसके बाद रेडक्लिफ जी को बुलाया जाता है, रेडक्लिफ आते हैं, सिरिल रेडक्लिफ आते हैं, ब्रिटेन से उनको बुलाया जाता है उसके लिए बैरिस्टिंग के लिए, भाई आओ और जो है इनका विभाजन करो, डिवाइड करो, इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करो, उधर जो पंजाब बंगाल वाला जो एरिया है उसको भी डिवाइड करो। तो रेडक्लिफ जी आते हैं, 8 जुलाई को रेडक्लिफ जी आते हैं, डिवाइड करते हैं, प्रोसेस चालू रहती है। और दोस्तों बड़ी गजब की बात कि 8 जुलाई को रेडक्लिफ जी आते हैं और 15 अगस्त को डिवाइड हो जाता है। दोस्तों किस तरह डिवाइड किया, हवाई सर्वे किया, किस तरह किया दोस्तों हमें नहीं पता, जिस भी तरह किया वो डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो 2 जून की रात कहते हैं ऐसा कि मीटिंग में गांधी जी, कहीं पे किसी फोटो में गांधी जी दिखते नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2 जून की रात को, ऐसा माउंटबेटन की खुद की एक बुक में लिखा हुआ है कि गांधी जी वहाँ देर रात आए थे। गांधी जी मिले थे माउंटबेटन जी से और उन्होंने उनका पूरा एक प्लान, जो कुछ भी वो बोल रहे थे, उन्होंने वहाँ पे पुराने एनवेलप्स रखे हुए थे, उनके ऊपर लिख के चारों प्लान और उनको दे दिए। भाई मतलब गांधी जी जब आए तो उन्होंने इस तरह अपने मुंह पे उंगली रख ली और मतलब ये दिखाना चाहती कि उस दिन उनका मौन व्रत था। साधारण रूप से कहा जाता है कि जो गांधी जी थे वो सोमवार के दिन मौन व्रत रखते थे, तो उस दिन उनका मौन व्रत था। वो आए, वहाँ पर बैठे, उन्होंने माउंटबेटन के हर एक शब्द को एनवेलप पे लिखा, हर एक प्लान को पूरा एनवेलप पे लिखा। 4 एनवेलप उन्होंने तैयार कर दिए, पुराने एनवेलप थे, कटे फटे पुराने कागज़ के टुकड़े थे, वो उनको माउंटबेटन जी को उन्होंने पकड़ाए और एक एनवेलप पे उन्होंने कुछ लिखा, अपनी तरफ से कुछ लिखा और वो माउंटबेटन जी को पकड़ा दिया। तो माउंटबेटन जी बताते हैं कि उस पर उन्होंने लिखा था कि मुझे ये स्वीकार नहीं है और मैं जानता हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, कि गांधी जी ने लिखा था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट आई नो इट डजेंट मैटर, ऐसा कुछ लिखा था गांधी जी ने। और उसके बाद गांधी जी चले जाते। तो देखिए गांधी जी मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, ना वो कांग्रेस की तरफ से थे और वो जानते थे कि मतलब लीग जिन्ना जी उन्हें इनवाइट करने वाले हैं नहीं, और वो मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले थे उन्हें खुद नहीं पता था। तो इसीलिए वो बाद में गए थे माउंटबेटन जी से मिलने, ऐसी ऐसी बात हुई वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वो आ जाते हैं। तो चलिए ये तो हुई किस्सों की बातें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ माउंटबेटन प्लान। आखिर माउंटबेटन प्लान था क्या दोस्तों? माउंटबेटन प्लान में था कि इंडिया को 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड किया जाएगा। एक तो वेस्ट में पाकिस्तान, हाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और जो इधर सिलट वाला असम वाला जो एरिया था उनको वोटिंग करके ये देखना था कि भाई वो अगर भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ रहना चाहे तो हिंदुस्तान के साथ रह सकते हैं, और अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा प्रिंसली और प्रोविंसी स्टेट्स थी, वही मतलब जो भी था उन सबको पूरी खुली छूट थी कि वो जिसके साथ, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाते तो पाकिस्तान के साथ चले जाए, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहें तो यहीं पे रह सकते हैं। तो दोस्तों लोग चले गए, विभाजन हुआ, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ मुसलमान जो हिंदुस्तान को चाहते थे, जो हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहते थे, वो हिंदुस्तान में रुक गए। इधर मतलब जो हमारा इधर बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया, उधर एक हिस्सा उधर चला गया हमारा। पहले तो उसे पाकिस्तान ही कहा जाता था, उसे ईस्टर्न पाकिस्तान उसे कहा जाता था, बांग्लादेश तो वो बाद में बना। और
जैसा उसमें ये प्लान में ही था दोस्तों कि सिलहट असम वाला जो एरिया था उसके जो लोग थे वो वोट करेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। दोस्तों एक और बड़ा ही गजब का किस्सा है कि आखिर जब माउंटबेटन स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने स्पीच में अचानक उनके जिगर में ये बात आई होगी कि 15 अगस्त ही क्यों। आखिर वो कोई डेट सोच रहे होंगे कि इस डेट को हम जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, इंडिया को उनकी इंडिपेंडेंस हम खुली दे देंगे। तो आखिर 15 अगस्त ही क्यों दोस्तों? तो दोस्तों कहा जाता है कि 2 साल पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 से ठीक 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जब वो ब्रिटेन के नेवी कमांडर इन चीफ थे, मतलब ब्रिटेन के नेवी कमांडर जब वो थे तो जापान की नेवी ने उनके आगे सरेंडर कर लिया था, सरेंडर कर लिया था। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो डेट जो थी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी माउंटबेटन की लाइफ में, 15 अगस्त। तो शायद इसीलिए जब वो स्पीच दे रहे थे कहीं ना कहीं वो डेट उनके जहन में रही होगी और अचानक उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और तो इसी के साथ साथ 15 अगस्त 1947 को हमें खुशी एक तरह से मिलती है, आज़ादी की खुशी मिलती है। लेकिन 14 अगस्त को उसी के साथ साथ विभाजन का दुख भी हमें झेलना पड़ता है। खैर वो एक अलग किस्सा है, कईयों को दुख भी हुआ, कई खुश भी हुए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रहना पड़ा, कई तरह की बाद में दिक्कतें भी आई। हालांकि 15 अगस्त को लेकर बाद में बहुत सारी चर्चाएँ भी रही, खैर उससे हमें कोई बात नहीं करनी है। और रेडक्लिफ जी के बारे में मैंने आपको बताया ही, आए और मतलब 1-2 महीने के अंतराल में 8 जुलाई को आए और 15 अगस्त को विभाजन भी, 14 अगस्त को विभाजन भी हो गया, 15 अगस्त को सब चले भी गए। तो खैर जिस तरह भी किया। तो ये थी दोस्तों कहानी 3 जून 1947 की, किस तरह 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, 14 अगस्त को हमें विभाजन मिला। एक दिन पहले हमारा एक हिस्सा आज़ाद तो हुआ लेकिन विभाजित हो गया हमसे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अगर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।